स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। 14 दिसंबर 1946 को राजधानी दिल्ली में एक लड़के का जन्म हुआ, लेकिन देश की आज़ादी से महज 8 महीने पहले जन्मे इस लड़के का आने वाले भारत पर क्या असर पड़ने वाला था, किसी को इसका अंदाज़ा नहीं था। कोई नहीं जानता था कि ये वो लड़का होगा जो भारतीय राजनीति के इतिहास को बदल कर रख देगा। हम बात कर रहे हैं संजय गांधी की। संजय गांधी का जन्म भारत के सबसे प्रतिष्ठित, सबसे ताकतवर परिवार में हुआ था। नेहरू गांधी फैमिली की वो तीसरी जनरेशन थे, तीसरी पीढ़ी थे। उनके परनाना मोतीलाल नेहरू भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक बहुत बड़े प्रसिद्ध लीडर रहे थे, फेमस लीडर रहे थे। उनके नाना जो थे जवाहरलाल नेहरू, वो भारत में आने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने वाले थे। और उनकी माँ इंदिरा गांधी भारत में निकटतम भविष्य में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। तो एक बहुत ही बड़ा प्रतिष्ठित परिवार जिसमें संजय गांधी का जन्म हुआ। उनकी जो शुरुआती पढ़ाई रही, एजुकेशन रही, स्विट्जरलैंड में कंप्लीट होती है। ये देखा गया कि एकेडमिकली कभी भी वो ज़्यादा इंप्रेसिव उस तरह का उनका परफॉर्मेंस नहीं रहा। उनकी जो ज़्यादातर रुचि रहती थी, जो रियल इंटरेस्ट था, ये कहें एक तरह से, वो मशीन्स में था। तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ चलाना, विमान उड़ाना, ये उनका असली पैशन था। और यही सब वजह रही कि इंग्लैंड में उन्होंने रॉल्स रॉयस फैक्ट्री में ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग ली। एक तरह से इंटर्न के तौर पर वहाँ पे रीव में काम किया करते थे। उनका ये सपना भी था कि भारत की सबसे पहली जो छोटी कार है, जो हर एक आम इंसान की कार बने, वो लॉन्च की जाए। उसको बनाने का उन्होंने सपना देखा था और ये हुआ भी। जब 1971 में पहली दफ़ा मारुति लिमिटेड, जो मारुति मोटर्स लिमिटेड, जब भारत में उसको लाया गया, तो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए जाते हैं यहाँ भारत में संजय गांधी। मैनेजिंग डायरेक्टर बने। हरियाणा सरकार ने उस समय पर 300 एकड़ ज़मीन करीबन संजय गांधी को दी थी इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन ये प्रोजेक्ट आने वाले समय में काफ़ी सारे राजनीतिक कारणों से, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हमेशा सवालों के घेरे में बना रहा। खैर, संजय गांधी का असली पैशन जो था, सबसे बड़ा पैशन कार और प्लेन में, वो था आसमान को छूना, विमान उड़ाना, प्लेन उड़ाना चाहते थे। और यही सब के चलते 1976 का वो साल था जब उन्होंने अपना पायलट लाइसेंस लिया। पायलट का लाइसेंस मिला और अगला स्टेप उनका था जब उन्होंने दिल्ली फ्लाइंग क्लब में एक मेंबर के तौर पर यहाँ पे अपनी मेंबरशिप जो थी उसको ताउम्र के लिए ले लिया था। आए दिन संजय गांधी का दिल्ली फ्लाइंग क्लब में जाना होने लगा। इस समय पर वो एरोबैटिक्स के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, यानी कि आसमान में विमान से स्टंट करना, एक तरह से कलाबाजियाँ दिखाना, लूप लगाना, स्पिन करना विमान को, और जो भी खतरनाक करतब होते हैं, ये सभी उन्हें लुभाते थे। ये सारी चीज़ें इस दौर में चलती हैं। लेकिन आपने अगर ये साल ठीक से सुना हो तो 1976 वही साल था जब भारत में इमरजेंसी का दौर चल रहा था। आपातकाल का वो काला अध्याय शुरू हो चुका था। साल 1975 में भारत के इतिहास में ये काला अध्याय शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर की। कारण कई सारे थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट, सिंडिकेट की पॉलिटिक्स और लगातार बढ़ती इकोनॉमिक क्राइसिस। इंदिरा गांधी को लगा कि सिर्फ एक स्ट्रिक्ट हैंड ही इस देश को बचा सकता है और इस वजह से यहाँ पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया, इमरजेंसी लगाई। लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स जो थे वो उनसे छीन लिए गए एक रात में, और प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। प्रेस पर इस तरह का प्रतिबंध भारत में इससे पहले कभी नहीं लगा था। ओपोनेंट लीडर्स को लगातार अरेस्ट किया गया, लाखों लोगों को जेल में डाला गया। और इन सबके बीच कांग्रेस पार्टी का एक युवा चेहरा उभरा। वो चेहरा था संजय गांधी का। आपातकाल के उन 21 महीनों में संजय गांधी को इंदिरा का मोस्ट पावरफुल फोर्स कहा जाता था। उन्हें कई नामों से पुकारा जाता था। उनमें से एक था कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेंटर ऑफ पावर हैं। वो सत्ता में ना होने के बावजूद, एक तरह से किसी पद पे ना होने के बावजूद भी एक प्रधानमंत्री की तरह पूरे देश को संभाल रहे हैं। इस तरह के आरोप उनके ऊपर लगातार लगे। कई सारे मिनिस्टर्स थे जो उनके ऑर्डर सुनते थे, पुलिस उनके इशारों पर काम करती थी। इस बीच में कई बड़ी शख्सियतें रहीं जिन्होंने आपत्ति जताई, लेकिन किया कुछ नहीं जा सकता था। ये सारी चीज़ें चलीं और नौबत ये आई कि मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल को संजय गांधी के इन्फ्लुएंस की वजह से अपना इस्तीफा देना पड़ा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती हैं। इस बीच संजय गांधी का एक सख्त रवैया, एक सख्त चेहरा भी पूरी दुनिया ने देखा था जब वो इंसिडेंट हुआ तुर्कमन गेट का। दिल्ली में तुर्कमन गेट एरिया में सौंदर्यकरण के नाम पर लोगों के घर रातों रात बुलडोजर से उड़ा दिए गए, ख़त्म कर दिए गए। करीबन बताया जाता है जो घर तोड़े गए उनमें 70,000 से ज़्यादा ऐसे लोग थे जो बेघर हो गए। 150 से 200 लोग ऐसे थे जो कि जिनकी जान चली गई। आंकड़ा खैर कई बड़ा है, हमने एक डिटेल एपिसोड आपके लिए किया है। तुर्कमन गेट उस इंसिडेंट के बाद आपातकाल के आज भी बुलडोजर्स के नाम से कांपता है। इसी दौर में एक फिल्म आई, किस्सा कुर्सी का। इस फिल्म के अंदर आपातकाल का, इमरजेंसी का क्रिटिसिज्म किया गया था। संजय गांधी ने यहाँ इस फिल्म के जितने नेगेटिव्स थे, जो ओरिजिनल फिल्म कॉपीज़ थी, उन सभी को जलवा दिया। ये जब चीज़ हुई, इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था भारत के अंदर जब किसी फिल्म के पूरे ओरिजिनल्स को जलवा दिया गया हो। बाद में जो शाह कमीशन बनी इमरजेंसी की पूरी तहकीकात करने के लिए, जांच करने के लिए, उसने यहाँ संजय गांधी को इस केस में, किस्सा कुर्सी का इंसिडेंट में, गिल्टी भी पाया था। खैर, इसके अलावा इमरजेंसी के उस काले अध्याय में एक प्रोग्राम चला जो कि डर का, भय का दूसरा नाम बन गया। ये प्रोग्राम था नसबंदी का प्रोग्राम।
नसबंदी लोगों की ज़बरदस्ती कराई गई। इस बीच में कई सारी जानें भी गई इस प्रोसेस के दौरान में, जहां कई सारे ऐसे लोग जो संजय गांधी की तेज तर्रारी के दीवाने हो गए थे, वहीं कई ऐसे लोग थे जिनके मन में नफरत ने उनके प्रति अपना घर बना लिया था। लेकिन संजय को इन सब बातों का कोई भी रिग्रेट नहीं था। उनका ये कहना था कि मैं अपनी माँ जो कि इस देश की प्रधानमंत्री हैं उनकी मदद कर रहा हूँ, और दूसरी चीज़ जो मैं कर रहा हूँ वो इस देश के भविष्य के लिए सही है। खैर, यहाँ से साल 1977 आया। 21 महीने आपातकाल के निकल चुके थे। आपातकाल हटाया जाता है। आपातकाल हटाया गया और इलेक्शंस कराए जाते हैं। लेकिन इलेक्शन में क्या हुआ, इमरजेंसी के जो 21 महीने रहे थे उन्होंने जनता के मन में आक्रोश बढ़ा दिया था, और इसका नतीजा सामने आया चुनाव के परिणाम में। मतदाताओं ने अपना मत कांग्रेस को नहीं दिया था। यहाँ पे 1977 के इलेक्शंस में संजय गांधी ने खुद जो अपना ये कंटेस्ट किया था चुनाव, वो अमेठी की सीट से किया था, वो भी इस चुनाव को हार जाते हैं। देश की जनता ने जनता पार्टी को भर भर कर वोट दिए और इसके बाद उनकी सरकार बनी। कांग्रेस पहली बार सत्ता से बाहर गई थी। जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इमरजेंसी के दौरान इंदिरा सरकार की खामियों की जांच करने के लिए शाह कमीशन बनाया जाता है, और इस शाह कमीशन ने रिपीटेडली संजय गांधी को कई सारे इंसिडेंट्स में गिल्टी पाया। उन्हें गिल्टी पाया गया, उनका पायलट लाइसेंस कैंसिल किया जाता है, पॉलिटिक्स से उन्हें निकालने की पूरी कोशिश भी की गई, और इस दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा। तिहाड़ जेल में 1 महीने रहना पड़ा। ये वो समय था जब पिछले कई सालों से संजय गांधी की निगाह एक विमान पर टिकी हुई थी। ये जो विमान था उसका नाम था पिट्स S-2A। ये विमान एक 2 सीटर एरोबेटिक बाईप्लेन हुआ करता था। सिंगल इंजन, लो विंग मोनोप्लेन डिज़ाइन, 200 हॉर्स पावर का लाइकमिंग इंजन और मैक्सिमम स्पीड 253 किलोमीटर पर आवर। मानो जैसे कि ये विमान जो है उसे हवा में कलाबाजियां करने के लिए ही बनाया गया हो। पिट्स विमान जो था ये संजय गांधी का पसंदीदा विमान हुआ करता था, और इसको खरीदने की उनकी एक बहुत बड़ी चाह थी। वो इसमें रिस्की एरोबेटिक्स करना चाहते थे, हवा में स्पिन करना चाहते थे, रोल करना चाहते थे, और इसी के तहत यहाँ इस विमान को खरीदा भी गया। लंदन बेस्ड कंपनी से ये विमान खरीदा गया, भारत में शिप भी हुआ। लेकिन भारत आने के बाद मुंबई पोर्ट पे साल 1977, ये वही समय जब इलेक्शंस हुए हैं और उसके बाद जो नतीजा था वो आपके सामने कि कांग्रेस की सरकार हार चुकी थी। यहाँ पे जब ये विमान पहुंचा है मुंबई पोर्ट पर, तो वहाँ बॉम्बे पोर्ट पे इस विमान को पहुंचने के बाद कस्टम से क्लियरेंस नहीं मिलता है। वजह साफ थी, कांग्रेस सरकार से बाहर जा चुकी थी, इस विमान को क्लियरेंस नहीं दिया गया और ये विमान वहीं पर अटक के रह जाता है। 3 साल यहाँ से निकलते हैं। 3 साल का एक लंबा समय बीता। साल 1980 आता है। 1980 में एक बार फिर से चुनाव हुए। कांग्रेस की ज़रूरत महसूस हुई देश की जनता को भी, और इस बार फिर से इंदिरा गांधी का कमबैक हुआ। संजय गांधी को फिर से पावर मिलती है, कांग्रेस मेजोरिटी में इलेक्शन जीतती है। लोग जनता पार्टी को एक बार फिर से भूल गए थे। कांग्रेस यहाँ जब चुनाव जीती, संजय गांधी का जो पायलट लाइसेंस था उसको भी रिस्टोर किया गया, उन्हें दोबारा से पायलट लाइसेंस मिल गया। 1980 जनवरी में ये जो चुनाव हुआ था, इसमें अमेठी से ही उन्होंने एक बार जो पिछली दफ़ा हारे थे 77 में चुनाव, यहाँ पे बड़े बहुत डबल मार्जिन से चुनाव को यहाँ जीतते हैं, लोकसभा के मेंबर बनते हैं। और इसी साल मई के महीने में उनकी माँ इंदिरा गांधी ने उन्हें कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी भी अपॉइंट कर दिया था। सिर्फ 3 महीनों में संजय गांधी अपनी जो खोई हुई पॉलिटिकल पावर थी उसको दोबारा से मजबूत कर चुके थे। संजय की छवि कांग्रेस पार्टी और भारत की राजनीति में इतनी मजबूत थी कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि इंदिरा के बाद अगले प्रधानमंत्री भारत के संजय गांधी ही होने वाले हैं। यहाँ पे क्योंकि उनके जो बड़े भाई थे राजीव गांधी, उन्हें राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो एक पायलट थे, इंडियन एयरलाइंस में काम किया करते थे। लोगों को ये भी लगता था, कई ऐसे जो राजीव गांधी के चाहने वाले थे वो ये भी कहा करते थे कि इंदिरा गांधी को राजीव की टेंशन लेनी चाहिए, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि संजय गांधी राजीव गांधी को ओवरशैडो कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ चली। अब सत्ता जब वापस आ चुकी थी तो ताकत भी वापस आई, और ताकत जब वापस आई तो पिछले 3 साल से बॉम्बे पोर्ट पर संजय गांधी का जो पसंदीदा विमान पिट्स प्लेन जो वहाँ पे मौजूद था, अटका हुआ था, उसको भी कस्टम्स ने क्लियर किया। यहाँ पे ये जो उनका पसंदीदा विमान था, मई 1980 में ही कस्टम्स ने इस प्लेन को दिल्ली लाने की हरी झंडी दी। आदेश दिया जाता है, प्लेन को जल्द से जल्द रेडी किया जाता है, असेंबल किया गया, और इसके बाद दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट के दिल्ली फ्लाइंग क्लब में इस विमान को रख दिया जाता है। संजय गांधी बेहद खुश थे, लेकिन एक तरफ जब वो खुश थे तो दूसरे लोगों के मन में चिंता लगातार जाग रही थी। चिंता उठने की ये वजह थी कि कुछ हफ्ते पहले ही DGCA ने एक एक्सप्लिसिट प्रोहिबिशन इशू किया था। यहाँ पे बताया गया था DGCA के द्वारा कि संजय गांधी को इतने एडवांस एरोबेटिक प्लेन उड़ाने की परमिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका एक्सपीरियंस कम है। यहाँ पे बहुत सारे रिस्की जो चीज़ें हैं वो उनके साथ में हो सकती हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ ने रिपोर्ट भी दी थी कि संजय गांधी दिल्ली और नॉर्थ इंडिया में सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन कौन की ये बात कह सकता था उनसे डायरेक्ट? संजय गांधी दिल्ली फ्लाइंग क्लब लगातार जाते थे, इस विमान को उड़ाया भी करते थे। दिल्ली फ्लाइंग क्लब के जो ट्रेनर्स थे उनके बारे में बताते हैं कि संजय गांधी के बारे में उनके मिक्स रिएक्शंस हुआ करते थे। कई लोग ऐसे थे जो मानते थे कि वो स्किल्ड पायलट हैं, कई लोग ये भी कहते थे कि वो पायलट तो हैं स्किल्ड, लेकिन कॉन्फिडेंस उनका कुछ ज़्यादा ही है, जिसे आप ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं।
वो अपनी डेयरिंग हमेशा शो करना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि वो अगर कोई भी उन्हें एक एडवाइस दे, केयरफुल एडवाइस दे, तो उसको मानते नहीं थे। ये सारी बातें उनके साथ जुड़ी थी। ट्रेनर और एक्सपर्ट्स जो थे दिल्ली फ्लाइंग क्लब के, वो हेजिटेट करते थे, सकुचाते थे संजय गांधी को ये बातें डायरेक्ट बताने से। आखिर कौन बताए, प्रधानमंत्री के बेटे हैं, अगर खफा हो गए तो क्या होगा, नौकरी जा सकती है। इस वजह से वो सारे के सारे चुप रहते थे। तारीख थी 21 जून 1980, जब शनिवार के दिन सुबह सुबह संजय गांधी ने अपने नए पिट्स विमान को पहली बार उड़ाया था। यहाँ वो पहुंच जाते हैं सीधा दिल्ली सफदरजंग जो एयरपोर्ट था वहाँ पे फ्लाइंग क्लब में। पहली बार इस विमान को उड़ाते हैं और बताते हैं 40 मिनट तक करीबन दिल्ली के आसमानों में उन्होंने इस विमान को उड़ाया। जब नीचे उतरे थे तो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो अपने एक सपने को पूरा कर चुके थे, रोमांच से भर चुके थे। अगला दिन आया 22 जून, संडे का दिन था। संडे की सुबह सुबह उन्होंने एक बार फिर से इसको उड़ाना चाहा। यहाँ इस बार वो पहुंच जाते हैं सुबह सुबह दिल्ली फ्लाइंग क्लब और एक टेस्ट पायलट के साथ में उन्होंने उसको साथ में लिया, इस विमान को दोबारा उड़ाया। इसी दिन दोपहर में एक बार फिर पहुंचे और उन्होंने कुछ डिफरेंट किया। अपनी वाइफ मेनका गांधी को बुलाया, उनके साथ में इस विमान को उड़ाया। उनके अलावा इंदिरा गांधी के जो पर्सनल सेक्रेटरी थे आर.के. धवन, उनको भी बुलाया। इन सभी लोगों ने संजय गांधी के साथ उस हवाई सफ़र में समझ लिया था कि वो बहुत रिस्की स्टंट्स करने का ट्राई करते हैं और ये बहुत ही घातक साबित हो सकता है। इन दिनों के दरमियान की बात बताई जाती है जब संजय गांधी एक रोज़ दिल्ली सफदरजंग एयरपोर्ट पर थे। यहाँ पे इंदिरा गांधी के योग और स्पिरिचुअल गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, बहुत ही फेमस नाम है भारतीय राजनीति का, वो कश्मीर से वापस आ रहे थे अपने प्राइवेट प्लेन में। जब यहाँ उनका प्लेन लैंड हुआ, उनकी मुलाकात हुई संजय गांधी से। सफदरजंग एयरपोर्ट पर उतरते ही जब संजय गांधी से मुलाकात हुई तो संजय गांधी ने उनसे कहा कि आप मेरे साथ पिट्स विमान में बैठिए, आइए आपको घुमा कर लाता हूँ। उन्हें पता था कि ये रिस्की है, संजय गांधी किस रिस्क के साथ में इस विमान को उड़ाते हैं। उन्होंने संजय गांधी से कहा कि संजय, मैं सवारी तो कर लूँगा, पर अगर तुम एरोबेटिक्स ना करो तो। आलम ये हो गया था कि संजय गांधी के साथ हवाई सफ़र करने से लोग डरने लगे थे। और कभी कभी दोस्तों, डरना ज़रूरी होता है, ये आपको अलर्ट रखता है। संजय गांधी की उन कलाबाजियों से, उस पिट्स विमान से बाकी लोग नहीं, उनकी वाइफ मेनका गांधी भी बहुत ज़्यादा चिंतित थी। 6 साल पहले ही दोनों की शादी हुई थी। 3 महीने पहले दोनों ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया था। और यहाँ पे उन्होंने संजय गांधी से एक दफ़ा कहा भी था इसी रोज़ कि ये प्लेन जो है वो बहुत डेंजरस है और जब भी आप इसको उड़ाते हैं, जब भी आप फ्लाइंग पे जाते हैं तो मैं नीचे परेशान रहती हूँ। ये सारी बातें उन दिनों के दरमियान हुई। इसी दिन शाम को बताया जाता है 6:30 बजे के आसपास सभी लोग, जहाँ पे इंदिरा गांधी के जो सेक्रेटरी थे, पर्सनल सेक्रेटरी आर.के. धवन, वो भी मौजूद थे घर में, मेनका गांधी भी थी, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी भी थे, और सभी लोग 6:30 बजे जब यहाँ पे घर में जमा हुए। इंदिरा गांधी दरअसल कश्मीर और लद्दाख के अपने टूर से वापस आई हुई थी। यहाँ पे उनसे मिलकर मुलाकात करके सभी ने संजय गांधी किस रिस्क के साथ में इस विमान को उड़ाते हैं इसके बारे में जिक्र किया, इसके बारे में बताया। इंदिरा गांधी जानती थी कि संजय उनकी बात जो है वो सुनते नहीं हैं। फिर भी इंदिरा ने इस बार संजय को स्ट्रिक्टली वार्न करने का, एक बार एडवाइस देने का डिसाइड किया। लेकिन फिर भी ये जो वार्निंग थी वो काफ़ी ज़्यादा वीक थी। इंदिरा को खुद ये पता था कि संजय इस बार भी उनकी बात नहीं सुनने वाले हैं। ये सोमवार का दिन था। नॉर्मली दिन शुरू हुआ। हर रोज़ दिल्ली फ्लाइंग क्लब पे जिस तरह से एक्टिविटीज चलती थी वही चल रही थी। वेदर पूरी तरह से साफ था। संजय गांधी का इस दिन का सुबह सुबह ओरिजिनल जो प्लान था वो ये बताया जाता है कि वो अपने 2 करीबी दोस्तों के साथ, पहले थे माधुराव सिंधिया, कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर, और दूसरे थे राजेश पायलट, एक और बहुत बड़े लीडर। इन दोनों करीबी दोस्तों के साथ इस बार पिट्स विमान की सवारी करना चाहते थे, उनके साथ में फ्लाई करना चाहते थे, लेकिन दोनों ही वहाँ पहुँच नहीं पाए। राजेश पायलट के बारे में बताया जाता है कि वो टाइम से पहुँचे नहीं, ट्रैफिक में फंसे रहे। निकले तो थे घर से, लेकिन कुछ काम रह गया या ट्रैफिक में फंसे रहे, इस वजह से वहाँ टाइम से दिल्ली फ्लाइंग क्लब नहीं पहुँचे। खैर, संजय गांधी वेट नहीं कर सकते थे, इंतजार नहीं करना चाहते थे। दिल्ली फ्लाइंग क्लब पहुंचते हैं और उन्होंने डिसाइड किया कि इस बार वो कैप्टन सुभाष सक्सेना को अपने साथ में लेंगे। सुभाष सक्सेना एक एक्सपीरियंस्ड इंस्ट्रक्टर थे। दिल्ली फ्लाइंग क्लब में उनका काफ़ी ज़्यादा नाम था, एक बहुत ही बड़ी अच्छी रेपुटेशन थी और सभी लोग कहते थे कि वो फ्लाइंग एक्सपर्ट हैं। संजय गांधी दिल्ली फ्लाइंग क्लब जब सुबह सुबह पहुंचे, एक वर्कर को उन्होंने भेजा सुभाष सक्सेना के पास में। वर्कर सुभाष सक्सेना के पास में जब पहुंचा तो वो उस समय चाय पी रहे थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि संजय गांधी जो हैं वो कॉकपिट में ऑलरेडी जाके बैठ चुके हैं, उन्होंने अपनी चाय छोड़ी, जल्दी से कॉकपिट की तरफ भागे, उस प्लेन की तरफ दौड़े। दोनों प्लेन में बैठते हैं। सुभाष सक्सेना जो थे वो फ्रंट सीट पर बैठे थे, संजय गांधी बैक सीट पर थे। कंट्रोल्स दोनों के ही पास में थे। ये पिट्स S2A का, उस प्लेन का एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन था। कंट्रोल दोनों के ही पास में होते हैं, दोनों के पास स्टिक कंट्रोल कॉलम था, दोनों ही फ्लाइंग जानते थे। सुबह 7:58 पर पिट्स S2A ने सफदरजंग रनवे से रोल करना शुरू किया। प्लेन तेज़ी से आगे बढ़ता है, ज़मीन को प्लेन के पहिए छोड़ते हैं। संजय गांधी ने प्लेन को अपनी मर्जी से उठाया था, क्योंकि पिछले कई दिनों में वो लगातार ये चीज़ें कर चुके थे। इस बार भी वो जानते थे कि क्या करना है, किस तरह से इसे उड़ाना है, लेकिन ये मौका जो था वो कुछ अलग होने वाला था। विमान के आसमान में पहुंचते ही संजय गांधी ने विमान को 12 विलिंगडन क्रिसेंट की तरफ ले जाने का निर्णय लिया। ये उनका घर था, उनकी माँ का ऑफिशियल रेजिडेंस था। वो चाहते थे कि उनकी माँ भी ये देखें कि वो किस तरह से उनके घर के ऊपर लूप्स बनाते हैं, हवा में कलाबाजियाँ करते हैं।
लेकिन ये बहुत जल्दबाजी में संजय गांधी कर रहे थे। यहाँ पे एरोबेटिक्स के लिए मिनिमम सेफ एल्टीट्यूड जो होता है वो 5000 फीट का बताया जाता है। ये बेसिक रूल है कि 5000 फीट के नीचे आपको एरोबेटिक्स नहीं करनी है। इसके नीचे एरोबेटिक्स करने का मतलब है कि आपको अगर रिकवरी कुछ गलत होता है तो रिकवरी के लिए समय कम मिलेगा, जिसकी वजह से कुछ भी गलत हो सकता है अगर टाइम आपके पास में नहीं होगा। लेकिन संजय गांधी बहुत लो एल्टीट्यूड पर, करीबन 1000 फीट की ऊंचाई बताई जाती है, उसके अंदर ही वो लूप्स बनाने में लगे हुए थे, लूप्स बनाना स्टार्ट कर चुके थे। पहला लूप उन्होंने अशोका होटल के ऊपर से बनाया, दूसरा भी वहीं पर कहीं बनाया। जो लोग 12 वेलिंगटन क्रिसेंट के पास में रहते थे वो लगातार इन लूप्स को, संजय गांधी के कर्तव्यों को, कलाबाजियों को देख सकते थे। उस समय एक स्टेटमेंट आया मिसेस देवेंद्र नाथ का, जो अपनी किचन की विंडो से ये सब चीज़ें देख रही थी। वो ये बताती हैं कि प्लेन बहुत नीचे उड़ रहा था, बहुत ज़ोरों की आवाज़ लगातार सभी जगह आ रही थी और समय था करीबन 8:10 का। 8:10 पर संजय गांधी अपना तीसरा लूप बना रहे थे, लेकिन इसी समय पर कुछ गलत हो जाता है। इंजन की आवाज़ सडनली बंद हो जाती है। प्लेन एक अनकंट्रोल्ड स्पिन में चला गया था। एक स्पिन तब होता है जब विमान के विंग्स पूरी तरह से रुक जाते हैं, प्लेन को उठाने की, लिफ्ट करने की उनकी क्षमता खत्म हो जाती है। प्लेन स्पाइरल करने लगता है तेज़ी से और तेज़ी से नीचे गिरता है घूमते हुए। इस तरह से समझिए कि एक हेलीकॉप्टर का ब्लेड है जो कि बिना पावर के सिर्फ रोटेट करे जा रहा है, यानी अगर उसे रोकना है तो भी आप उसको नहीं कर सकते, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। स्पिन से रिकवर करने के लिए स्पेशल टेक्निक्स होती हैं। उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही कम सेकंड्स में, बहुत ही कम समय में करनी पड़ती हैं। स्टिक को फॉरवर्ड पुश करना पड़ता है, रडर को अपोजिट साइड में डायरेक्शन में पुश करना पड़ता है, सारी चीज़ें उल्टी करनी पड़ती हैं। लेकिन ये कुछ ही समय का खेल होता है, कुछ ही सेकंड्स का खेल होता है और संजय गांधी के पास इतना एक्सपीरियंस उस समय पर नहीं था। रिक्रिएशनल फ्लाइंग जो थी उसमें उन्होंने ट्रेनिंग ली थी, लेकिन किसी वॉर टाइम या मिलिट्री ट्रेनिंग को उन्होंने नहीं किया था। इस वजह से ये सारी टेक्निक वो नहीं जानते थे। और दूसरी चीज़, जिस एल्टीट्यूड पर वो फ्लाई कर रहे थे वो काफ़ी कम था, उससे रिकवरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उनके साथ बैठे हुए कैप्टन सुभाष सक्सेना भी ये समझ चुके थे कि अब क्या होने वाला है। दोनों बहुत पैनिक की स्थिति में होंगे, जाहिर सी बात है। प्लेन जो देखा गया लोगों के द्वारा, प्लेन घूमता हुआ अचानक से नीचे की तरफ डाइव करता है, ज़मीन की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। पूरा वर्टिकली वो आगे बढ़ रहा था। चाणक्यपुरी से होते हुए, चाणक्यपुरी के ऊपर से प्लेन गुजरते हुए अचानक एक पेड़ से जाके टकराता है और एक ज़ोरदार आवाज़ आती है। संजय गांधी का प्लेन क्रैश हो चुका था। जैसे ये प्लेन क्रैश हुआ, कंट्रोल टावर की नज़र भी इस पर पड़ी थी। प्लेन रडार से पूरी तरह से गायब हो गया था, अशोका होटल के पीछे की तरफ गया है और शायद क्रैश हुआ है। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस लगातार उनके सायरन बजने लगे, साइट पर, क्रैश साइट पर पहुंचने लगी। दिल्ली की रोडों पर इमरजेंसी फैल गई थी, एक बार फिर से आपातकाल फैल गया था। कोई नहीं जानता था कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, लेकिन सबको पता था कि कुछ बहुत बड़ी गलती हुई है, कुछ बहुत गलत हो चुका है यहाँ पे। जैसे ही रेस्क्यू टीम्स साइट पर पहुँचती हैं, उनके सामने जो सीन था वो काफ़ी ज़्यादा भयावह था, हॉरेबल था। प्लेन के टुकड़े यहाँ वहाँ पड़े हुए थे, छोटे छोटे पीसेज में कट गए थे। मेटल फ्रेगमेंट्स जो थे प्लेन के, वो ज़मीन पर बिखरे हुए थे। 4 फायर फाइटर्स ने यहाँ पेड़ के अंदर, क्योंकि विमान फंसा था तो उस पेड़ की जो शाखाएं थी उनको काटा, प्लेन को निकाला जाता है। ट्विस्टेड मेटल जो थे उनको यहाँ से हटाया गया। धीरे धीरे करके दोनों शवों को बाहर निकाला जाता है। संजय गांधी का फेस बताते हैं बीच में से स्प्लिट हो गया था। उनका जो स्कल था वो पूरी तरह से ब्रोकन था। जो कंट्रोल स्टिक थी रडर की, वो आयरन रॉड उनकी बॉडी को भेज चुकी थी। सुभाष सक्सेना की जो बॉडी थी वो मलबे के अंदर दबी हुई थी। उनकी बॉडी को निकालने में, उनके शव को निकालने में थोड़ा समय लगा। ये समय था लगभग 8:45 का। एक तरफ जब ये सब चीज़ें चल रही थी, दूसरी ओर इंदिरा गांधी, देश की प्रधानमंत्री, और संजय गांधी की माँ अपने प्राइवेट रेजिडेंस के ऑफिस में मौजूद थी, काम कर रही थी। उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीपी सिंह उनसे मिलने के लिए इंतजार कर रहे थे। एक गहन चर्चा होने वाली थी कई सारी उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। लेकिन सडनली इंदिरा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी आर.के. धवन उस रूम में दाखिल होते हैं। अंदर आए, उनका फेस पीला पड़ा हुआ था। वो इंदिरा को क्या बताना चाहते थे वो ये जानते थे, लेकिन कैसे बताना है ये नहीं जानते थे। उन्होंने इंदिरा से आके बोला, मैडम बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, संजय का प्लेन क्रैश हो गया है। ये सुनते ही इंदिरा गांधी का फेस चेंज हो चुका था, उनके चेहरे के भाव चेंज हो चुके थे। किसी ने भी उनके चेहरे पर इससे पहले इस तरह का डर का भाव नहीं देखा था, क्योंकि ये किसी प्रधानमंत्री के डर का भाव नहीं था, ये एक माँ के डर का भाव था। इंदिरा की एम्बेसडर कार तेजी से दौड़ती हुई क्रैश साइट पर पहुंचती है। जब वो यहाँ पहुंची तो फायर फाइटर्स संजय की बॉडी को स्ट्रेचर पर रख रहे थे। इंदिरा गांधी को वहाँ पे लगा कि संजय शायद अभी भी जिंदा हैं। वो डायरेक्टली जाके एम्बुलेंस में उनके साथ में बैठ जाती हैं। एम्बुलेंस तेजी से दौड़ती हुई राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टर्स पूरी तरह से रेडी थे। 2 डॉक्टर्स, 3 नर्स पहले से यहाँ इंतजार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने उस बॉडी को देखा संजय गांधी की, उन्होंने उन्हें डेड ऑन अराइवल डिक्लेयर कर दिया था। ये सुनते ही इंदिरा गांधी का जो फेस था, बताया जाता है, लिखित में है कि वो इस तरह का एक स्टोन फेस बन चुका था कि जिसपे कोई फीलिंग नहीं थी, कोई इमोशन नहीं थी। वो सन्न हो गई थी पूरी तरह से ये सुन के। एक माँ ने अपने बेटे को खो दिया था, एक बहुत कम उम्र के बेटे को खो दिया था।
8 सर्जन्स लगे संजय गांधी की बॉडी को पूरी तरह से प्रिपेयर करने में और उनको 4 घंटे लगे थे उस बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए। देश पूरी तरह से सन्न था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पहली बार लोगों ने फफक कर रोते हुए देखा था। 23 साल की मेनका गांधी ने अपने पति को खो दिया था। देश को एक बहुत बड़ा सदमा लगा था और इससे ही बड़ा सदमा लगा था कांग्रेस की युवा विंग को, युवा पार्टी को, जो कि पूरी तरह से उभर कर एक कांग्रेस का नया चेहरा बन के युवा कांग्रेस सामने आई थी। संजय गांधी का अंतिम संस्कार शांतिवन पार्क में हुआ। लाखों लोगों की भीड़ यहाँ इस शोक में मौजूद हुई, इकट्ठा हुई। उसमें कांग्रेस के कई सारे कार्यकर्ता थे, कॉमन लोग थे, आम जनता थी, जर्नलिस्ट की भीड़ लगी थी, तांता लगा हुआ था, सिक्योरिटी फोर्सेस थी। राजीव गांधी, संजय गांधी के बड़े भाई, इस समय पर इटली में छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए थे अपनी वाइफ सोनिया गांधी के साथ, बच्चे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ में। ऐसे वापस आना होगा ये उन्होंने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था, अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। राजीव गांधी को वापस बुलाया जाता है। वो जब वापस आए तो उन्होंने ही मुख्याग्नि दी थी अपने भाई की चिता को। एक्सीडेंट के कुछ हफ्ते बाद शुरू होती है बात कि अब इस पर इंक्वायरी की जानी चाहिए, किस तरह से ये सारी चीज़ें की गई हैं। एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए, इस पूरी क्रैश के इन्वेस्टिगेशन के लिए इंस्पेक्टर ऑफ एक्सीडेंट्स HB सिंह को यहाँ पे दिल्ली फ्लाइंग क्लब में इन्वेस्टिगेशन करने का मौका दिया जाता है। वो यहाँ पे पहुँचते हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। करीबन पूरी इंक्वायरी में 1 साल लगा और इसके बाद रिपोर्ट जो थी, फाइनल रिपोर्ट, अगस्त 1981 में रिलीज़ हुई। इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें बताई गई थी वो आपको यहाँ पे बताई जाएँ। अनइंटेंशनल स्पिन, पहला कॉज बताया गया अनइंटेंशनल स्पिन, यानी कि प्लेन एक ऐसी अनकंट्रोल्ड स्पिन में चला गया था जिसकी वजह से इम्प्रॉपर रिकवरी टेक्निक वहाँ पे थी। जो पायलट्स थे वो रिकवरी उस तरह से नहीं कर पाए। लैक ऑफ एक्सपीरियंस, दूसरा पॉइंट है कि संजय गांधी का जो एक्सपीरियंस था वो उतना सफिशिएंट नहीं था उस तरह के एडवांस एरोबेटिक्स करने के लिए, हवा में स्पिन करने के लिए, रोल करने के लिए। इसके अलावा एक्सेसिव लो एल्टीट्यूड, यानी कि 5000 फीट के नीचे एरोबेटिक्स नहीं करनी चाहिए और संजय गांधी का विमान जो था वो 1000 फीट के नीचे एरोबेटिक्स कर रहा था। इसे भी रीज़न बताया गया। चौथा पॉइंट था डुअल पायलट कन्फ्यूजन, यानी कि दोनों ही पायलट के पास में कंट्रोलिंग सेटअप था, लेकिन मेन कंट्रोलिंग सेटअप संजय गांधी के पास में था, जो वो क्योंकि रियर पीछे की तरफ पीछे सीट पे बैठे हुए थे। सुभाष सक्सेना जो थे उनके पास भी कंट्रोलिंग रडार थे, वो स्टिक थी, लेकिन कौन अचानक उस क्रिटिकल सिचुएशन में कंट्रोल करेगा, ये कन्फ्यूजन सामने आया। इस वजह से भी ये क्रैश हुआ। और पांचवा एक पार्ट था कि कोई मैकेनिकल फेलियर प्लेन में नहीं था। जब क्रैश हो चुका था उसके बाद भी ये देखा गया था कि इंजन और प्रोपेलर फंक्शन कर रहे हैं उसके बाद भी। तो यहाँ पे इम्पैक्ट के बाद जब इंजन काम कर रहा है तो सामने आता है कि ये जो पूरी गलती थी वो पायलट की थी। संजय गांधी की मृत्यु के बाद, इस एक प्लेन क्रैश के बाद भारत का पूरा इतिहास बदल गया था, भारत की पूरी राजनीति बदल गई थी। यहाँ पे राजीव गांधी को आगे लाया जाता है। राजीव गांधी जो कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करना ही नहीं चाहते थे, इंडियन एयरलाइंस के पायलट हुआ करते थे, अपनी वाइफ के, अपने बच्चों के साथ एक अलग जीवन बिताना चाहते थे। लेकिन संजय गांधी की डेथ के बाद इंदिरा गांधी ने अपने बेटे को पुकारा। राजीव गांधी यहाँ आते हैं, फैमिली की पावर को, पॉलिटिक्स को मेंटेन करके रखना था और राजीव गांधी इंदिरा के पास एक अकेले ऑप्शन थे। जनवरी 1980 में संजय गांधी जो सीट से चुनाव लड़े थे और जीते थे अमेठी, वो राजीव गांधी को दी जाती है। राजीव गांधी लोकसभा के मेंबर बनते हैं, उनका पॉलिटिकल राइज शुरू हो चुका था। 4 साल बाद, 4 साल के अंदर ही राजीव गांधी ने अपनी जो पावर थी उसको बढ़ा लिया था। इंदिरा गांधी के साथ अपनी जो एक तरह से पार्टनरशिप थी उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया था। 31 अक्टूबर 1984 को, 4 साल के अंदर ही, जब इंदिरा गांधी की हत्या की जाती है, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद असैसिनेशन किया गया, राजीव गांधी इतने काबिल हो चुके थे कि उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर संजय गांधी जिंदा होते, अगर वो प्लेन क्रैश नहीं हुआ होता, तो भारतीय राजनीति के और भारतीय इतिहास के पन्ने किस तरह से लिखे जाते। क्योंकि फिर राजीव गांधी को पॉलिटिक्स में आना नहीं पड़ता, वो पायलट ही रहते। शायद ऑपरेशन ब्लू स्टार नहीं होता, जो इंदिरा गांधी का डिसीजन था, शायद संजय गांधी वो डिसीजन उन्हें लेने ही ना देते। गोल्डन टेम्पल में, स्वर्ण मंदिर में आर्मी को भेजने का एक ऑपरेशन ही नहीं किया जाता। ऑपरेशन ब्लू स्टार अगर नहीं होता तो इंदिरा गांधी का असैसिनेशन नहीं होता। इंदिरा गांधी अगर जीवित रहती तो मुमकिन था कि उनके बाद में संजय गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता, और अगर देश का प्रधानमंत्री संजय गांधी बनते तो भारत की राजनीति की क्या तस्वीर आज बनती, ये आप लोगों पर छोड़ते हैं। जनता से बड़ा आखिर कौन है? आप सभी ये बताइए कि कमेंट बॉक्स में कि आखिर क्या होता है इसके बाद, किस तरह से ये नई भारत की तकदीर, तस्वीर लिखी जाती, क्या आज की सिचुएशन होती। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ये आज का एपिसोड, ज़रूर इस पर अपनी राय बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।